कहानी की शुरुआत एक घने जंगल को दिखाते हुए होती है। एक आदमी पागलों की तरह भाग रहा था, इस उम्मीद में कि शायद उसे इस जंगल से बाहर निकलने का कोई रास्ता मिल जाए, लेकिन यह जंगल इतना घना था कि यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। वह आदमी सूरज को देखते हुए आगे बढ़ता है, लेकिन अब सूरज भी धीरे धीरे ढल रहा था। फिर भी उस आदमी ने भागना नहीं छोड़ा। भागते भागते वह एक ऐसे बिंदु पर पहुंचा जहाँ एक बोर्ड पर लिखा हुआ था पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, यानी यहाँ से कोई पीछे नहीं जा सकता। साथ ही इस बोर्ड पर नंबर 108 भी लिखा हुआ था। यह देखकर वह और भी अधिक परेशान हो जाता है। धीरे धीरे अंधेरा और बढ़ने लगा और पूरे जंगल में एक अजीब सा डर फैल गया। तभी अचानक एकदम से सारे परिंदे उड़कर वहां से चले जाते हैं। इस आदमी को कई मील की यात्रा के बाद भी पूरे जंगल में कोई भी एक जंगली जानवर नहीं दिखाई दिया। न जाने ऐसा क्या था जिससे जंगली जानवर भी डर रहे थे। डर के मारे वह आदमी और भी तेजी से भागने लगा, लेकिन कई घंटों का सफर करने के बाद वह आदमी अचानक एक जगह पर आकर रुक गया और उसके चेहरे पर निराशा छा गई, क्योंकि उसके सामने वही 108 नंबर वाला साइन बोर्ड था जिस पर लिखा हुआ था पॉइंट ऑफ रिटर्न। अब आदमी को समझ आया कि चाहे वह जितना भी भागे इस जंगल से निकल नहीं सकता, इसलिए अब वह वहां छिपने की जगह ढूंढने लगा, लेकिन वहां उसे छिपने के लिए कोई सुरक्षित जगह नहीं मिली। इसीलिए अब वह पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और तभी उस पेड़ की टहनी टूट गई, जिससे वह आदमी काफी ऊंचाई से नीचे जमीन पर आ गिरा। पेड़ से गिरने के बाद वह बहुत ज्यादा घायल हो चुका था। उसे काफी गंभीर चोटें आई। इससे पहले कि वह बेहोश हो जाता तभी अचानक जमीन हिलने लगी और अजीब सी गुर्राने की आवाजें आने लगी। वो आवाजें सुनकर आदमी के गले में सांसें अटक गईं। तभी अचानक कोई उसे खींच कर ले गया। खींचने वाला कौन था ये नहीं दिखाया गया, लेकिन हमें उस आदमी की दर्द भरी चीखें सुनाई दी गईं। इस घटना के 6 दिन बाद हमें शहर में मीना नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो एक बॉडी शॉप में काम करती है। तभी उसका बॉस आता है और मीना को एक गोल्डन पैरट को शहर से दूर एक चिड़ियाघर में पहुंचाने का आदेश देता है। मीना बॉस की बात को मानते हुए उस पैरट को पहुंचाने जाती है। मीना गाड़ी में बैठकर अपने मोबाइल में चिड़ियाघर का लोकेशन सेट कर लेती है और अपनी यात्रा पर निकल पड़ती है। शहर से बाहर निकलने के बाद वह एक बोर्ड पर बहुत सारे लोगों की गुमशुदा तस्वीरें देखती है, यानी वहां पर कई सारे लोग गायब हो चुके थे, लेकिन मीना उन पर अधिक ध्यान नहीं देती और आगे बढ़ने लगती है। आगे बढ़ते हुए मीना छोटा रास्ता लेते हुए जंगल के रास्ते से गुजरती है ताकि वह जल्दी से इस पैरट को चिड़ियाघर तक पहुंचा दे, और वह पहुंच गई जंगल के बीचों बीच। ये वही जगह है जहां हम पहले एक आदमी को गायब होते देख चुके हैं। वहां आकर मीना बुरी तरह से फंस चुकी थी। वह अपने मोबाइल पर मैप देखती है, लेकिन वहां मोबाइल के सिग्नल नहीं आ रहे थे और उसकी गाड़ी का रेडियो भी काम नहीं कर रहा था। मीना अब वहां से लौटने लगी, लेकिन अब उसे वहां से बाहर निकलने का रास्ता समझ नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद मीना की गाड़ी भी खराब हो गई। मीना गाड़ी से बाहर निकलती है और उसे सामने लगा हुआ वही पॉइंट ऑफ रिटर्न वाला बोर्ड दिखाई देता है। मीना को कुछ समझ नहीं आता, इसीलिए वह पैरट के पिंजरे को हाथ में लेकर आसपास सहायता ढूंढने आगे चली जाती है, लेकिन वहां आसपास किसी भी सहायता का नामो निशान तक नहीं था। उसके बाद वह लौटकर उस जगह पर आती है जहां उसने अपनी गाड़ी खड़ी की थी, लेकिन वहां से उसकी गाड़ी गायब हो चुकी थी। यह देखकर वह बहुत अधिक परेशान हुई। उसे लगा कि शायद वह उस जगह पर नहीं आई है जहां उसकी गाड़ी खड़ी थी, बल्कि यह किसी दूसरी जगह पर आ गई है और उसकी गाड़ी कहीं दूसरी जगह खड़ी है, क्योंकि इस जंगल का हर एक पॉइंट एक ही जैसा दिखाई दे रहा था। अब अंधेरा भी गहरा होता जा रहा था। एकदम से पहले की तरह ही सभी परिंदे इन पेड़ों से उड़ जाते हैं। मीना को अब डर लगने लगा था, क्योंकि जमीन भी जोर जोर से हिल रही था। मीना को वहां आसपास किसी के होने का अनुभव होता है। तभी अचानक मीना को दूर किसी का साया नजर आया। मीना भागते हुए उसके पीछे गई और उसे वहां कोई भी नहीं मिला। तभी अचानक मीना को एक बूढ़ी औरत भागते हुए दिखाई दी। मीना भी दौड़कर उसका पीछा करने लगी। वह उससे सहायता मांग रही थी, लेकिन वह औरत रुकती नहीं, तेजी से भागती रहती है। एक बार फिर मीना इस बूढ़ी औरत का पीछा करती है। अचानक ही बूढ़ी औरत फिर से गायब हो गई। मीना जब उसे ढूंढते हुए और आगे बढ़ी तो उसे दूर जंगल में एक बड़ा सा कमरा दिखाई दिया। बूढ़ी औरत उस कमरे के दरवाजे को खोलकर मीना से कहती है, अगर जीवित रहना चाहती हो तो जल्दी से अंदर आ जाओ। यह सुनते ही मीना बिना सोचे समझे दौड़ते हुए उस कमरे की तरफ गई। कमरे के अंदर आते ही उसने दरवाजे को बंद कर दिया। मीना देखती है कि यह कोई अजीब सा कमरा है जिसमें एक बहुत बड़ा सोफा लगा हुआ था। उस बूढ़ी औरत के साथ यहाँ 2 और लोग भी थे। मीना घबरा कर उन लोगों से पूछती है कि यह कौन सी जगह है। इस पर उस बूढ़ी औरत ने जवाब दिया कि इस जगह को हम डी खौफ कहते हैं। मेरा नाम है मैडलिन, ये लड़की है कियारा और इस लड़के का नाम डेनियल है। बूढ़ी औरत मीना से कहती है कि अभी बातचीत का वक्त नहीं है, तुम जल्दी से हमारे साथ शीशे के सामने खड़ी हो जाओ, क्योंकि कोई हमें देखने आने वाला है। मीना पूछती है, आखिर हमें कौन देखने आ रहा है? तो वह बूढ़ी औरत उसे कोई जवाब नहीं देती। एकदम बाहर से अजीब सी आवाजें आने लगी। मीना डर के मारे पूछती है कि यह आवाज किस चीज की है। तो कियारा मीना
मीना को बताती है कि इन्हें हम वॉचर्स कहते हैं। वे शीशे के दूसरी ओर से हमें देख रहे हैं, पर हम उन्हें नहीं देख सकते। वे हर रात सूरज ढलने के बाद यहाँ आते हैं और हमें देखते रहते हैं जब तक सुबह का सूरज नहीं निकलता। तभी शीशे के दूसरी तरफ से शोर आने लगा। मीना पूछती है, ये शोर कैसा है? उस बूढ़ी औरत ने बताया कि वॉचर्स तुम्हारे आने से खुश हैं, तुम्हें यहाँ देखकर तालियां बजा रहे हैं। मीना बुरी तरह से परेशान थी। वह जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहती थी। मैडलिन जिन्हें वॉचर्स कह रही थी, न तो अब तक मीना ने उन्हें देखा और न ही किसी और ने देखा था। रात गुजर जाती है। सुबह होने पर ये लोग उस जगह से बाहर निकल आते हैं। मैडलिन बताती है कि वे वॉचर्स सिर्फ रात में ही बाहर निकलते हैं। दिन के वक्त हम लोग जंगल में आजादी से घूम सकते हैं। मीना रात भर यही सोच रही थी कि कब सुबह होगी और जल्दी से वह इस जंगल से बाहर निकल जाएगी। इसीलिए वह तुरंत जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लग जाती है। तब मैडलिन बाकी सबको उसे रोकने से मना कर देती है, जैसे कि वह जानती हो कि मीना इस जंगल से बाहर नहीं निकल सकती और वह अवश्य लौट कर आएगी। बस मीना को जाते हुए मैडलिन बता देती है कि तुम्हारा यह निर्णय अच्छा नहीं है। इस जंगल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। रात होने से पहले हमें इस घर में वापस आना पड़ता है। अगर तुम देर हो गई तो तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगी। मीना किसी की बात नहीं सुनती और अपने पैरट को लेते हुए तेजी से आगे बढ़ती है। थोड़ा सा आगे बढ़ने पर उसे वही पॉइंट ऑफ रिटर्न वाला साइन दिखाई देता है। उसे देखकर वह घबरा तो गई, लेकिन उसने साहस नहीं हारी और सूरज को देखकर सूरज की दिशा में आगे बढ़ती रही, पर जंगल से निकलने में सफल नहीं हो सकी। आगे चलकर रास्ता ही खत्म हो गया। मीना ने देखा कि वह एक पहाड़ के शीर्ष पर खड़ी है, जहाँ से आगे दूर दूर तक जंगल के सिवा कुछ भी नहीं था। इसीलिए वह निराश होकर नीचे बैठ जाती है। तभी अचानक उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। वह डर गई और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह बूढ़ी औरत मैडलिन थी। यहाँ मैडलिन उसे हौसला देती है और कहती है कि सिर्फ तुम ही नहीं जिसने यहाँ से निकलने की कोशिश की और हार गई, हम भी तुम्हारी तरह ही यहाँ आकर रुके हैं। यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं, चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। मैडलिन मीना को जंगल की तरफ लेकर जाती है। मैडलिन मीना से कहती है, यह जंगल एक शिकारी है और हम सब उसका शिकार। अगर जीवित रहना चाहती हो तो हमारे साथ ही रहो। मैडलिन उसे पॉइंट ऑफ रिटर्न वाले काफी सारे साइन बोर्ड दिखाती है, जो कि जंगल के चारों तरफ गोल घेरे में लगे थे और उनके बीच में था उनका कमरा। मैडलिन बताती है कि यह हमारे घर से आधे दिन के अंतर पर लगे हैं। अगर इससे आगे गई तो लौटना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए कभी भी यह तुम्हें नजर आए तो तुम इन्हें अनदेखा मत करना। मीना पूछती है, ये सब किसने बनाया? तो वह जवाब देती है, यह एक प्रोफेसर ने बनाया है, लेकिन अब तक उसे किसी ने देखा नहीं है। अब रात हो जाती है। ये लोग लौटकर घर के अंदर आ आते हैं। हर रात वॉचर्स उन्हें देखने के लिए आते थे। आज कियारा नाम की लड़की उनके सामने नृत्य करती है और कहती है यह सब उन्हें पसंद है। ऐसा नहीं था कि इन चारों को हर रात वॉचर्स के सामने खड़ा ही रहना पड़ता था। वे लोग जो चाहते वह कर सकते थे, बस ये लोग उनकी तरफ अपनी पीठ नहीं कर सकते थे। ऐसा करने पर वे लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते थे। रात में तो उन्हें सिर्फ वॉचर्स का मसला था, लेकिन दिन में भी उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। ये लोग जंगल से हर रोज अपना पेट भरने के लिए कुछ न कुछ शिकार करके लाते थे, जिससे उनका गुजारा हो जाता। अगले दिन कियारा और मीना दोनों जंगल में शिकार करने जाती है। मीना कियारा से पूछती है कि आखिर यह वॉचर्स चाहते क्या हैं? कियारा बता देती है, मुझे भी कुछ खास नहीं पता, लेकिन मैडलिन कहती है कि यह वॉचर्स हमें देखते हैं, हमें निरीक्षण करते हैं, लेकिन अगर हमने वॉचर्स को देखा तो हम पागल हो जाएंगे, क्योंकि वॉचर्स बहुत ही खूंखार दिखते हैं। कियारा अब उसे एक गड्ढा दिखाती है और कहती है, ऐसे बहुत से गड्ढे इस जंगल में मौजूद हैं। दिन के वक्त सारे के सारे वॉचर्स उन गड्ढों में रहते हैं और रात में वह यहाँ से बाहर निकल आते हैं। दिन के वक्त ये लोग इसलिए बाहर नहीं आ सकते क्योंकि सूरज की रोशनी उनकी त्वचा जलाती है। कियारा मीना को बताती है कि वह 5 महीने पहले अपने पति के साथ इस जंगल में आई थी और तब से वे दोनों यहाँ फंसे हुए थे। पर आज से 6 दिन पहले मेरा पति जंगल में रास्ता ढूंढने निकला है। मुझे उम्मीद है कि वह अवश्य लौट कर आएगा और हम सबको यहाँ से सुरक्षित ले जाएगा। यहाँ हमें मालूम होता है कि असल में कियारा का पति वही आदमी था जिसे हमने कहानी के शुरू में देखा था, जिसे कोई यहाँ से खींच कर ले गया और अब वह मारा जा चुका है। इस तरह से बातें करते हुए यह दोनों कमरे के पास वापस लौट आए। यहाँ मैडलिन मीना को 3 नियम समझाती है जीवित रहने के लिए। सबसे पहला यह कि वह रात के वक्त घर का दरवाजा नहीं खोलेगी। दूसरा, रात में वह आईने की तरफ अपनी पीठ नहीं करेगी। और तीसरा यह कि दिन के वक्त वह उन गड्ढों के पास नहीं जाएगी और जितना हो सके रोशनी में रहेगी। जब तक तुम इन नियमों का पालन करोगी तब तक तुम जीवित रहोगी। लेकिन मीना को मैडलिन की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। अब उस रात मीना इन वॉचर्स के बारे में जानना चाहती थी, इसीलिए वह शीशे के साथ कान लगाकर आवाजें सुनने की कोशिश करती है। जब उसे कुछ सुनाई नहीं देता तो मीना को मैडलिन की बताई गई वॉचर्स की बातें झूठी लगने लगती हैं। इसलिए वह नियमों को तोड़ते हुए अपनी पीठ को शीशे की तरफ करके सो जाती है
है और पीठ करने पर इन वॉचर्स को गुस्सा आ जाता है। वे लोग जोर जोर से उसी शीशे को मारने लग जाते हैं। शोर से मैडलिन भी उठ जाती है और वह जल्दी से मीना को शीशे की तरफ खड़े रहने को कहती है और तब जाकर उन वॉचर्स का गुस्सा शांत होता है। यानी जब मनुष्य वॉचर्स को अपनी पीठ दिखाते हैं तो वह उसे खुद का अपमान मानने लगते हैं। ये रात भी गुजर जाती है और अगले दिन मीना डेनियल के साथ शिकार पर निकलती है। वो डेनियल से पूछती है, क्या आज तक तुमने किसी वॉचर को देखा है? जिस पर डेनियल ने जवाब दिया कि मैंने भी आज तक वॉचर्स को नहीं देखा और जो भी वॉचर को देखता है वह जीवित नहीं बच पाता। तब मीना डेनियल को समझाती है कि मुझे लगता है कि ये सब मैडलिन की बनाई हुई कहानियां हैं जिसके अंदर वो हमें फंसा रही है। हमें अवश्य उन गड्ढों को जाकर देखना चाहिए, शायद हमें यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता मिल जाए। डेनियल भी यहाँ रहकर बहुत ज्यादा तंग हो चुका था और वह भी किसी तरह से रास्ता ढूंढकर इस जंगल से भाग निकलना चाहता था। इसलिए वह मीना की बात मान लेता है और वह दोनों गड्ढे के पास पहुंच जाते हैं। अब मीना अपने आप को रस्सी से बांधकर इस गड्ढे के अंदर उतरती है। रस्सी का दूसरा सिरा डेनियल ने पकड़ा हुआ था ताकि अगर मीना को कुछ भी हो वह जल्दी से मीना को बाहर की तरफ खींच ले। मीना नीचे गड्ढे में पहुंच जाती है जहां उसे बहुत सारा मनुष्यों का सामान मिलता है। मीना उस सामान को इकट्ठा कर लेती है। ये सारा सामान उन लोगों का था जो जंगल में वॉचर्स के शिकार हो चुके थे। डेनियल रस्सी के सहारे कैमरा, साइकिल और जरूरत का सारा सामान बाहर ले आता है। मीना अब नीचे प्रतीक्षा करती है कि डेनियल कब रस्सी नीचे फेंकेगा और वह ऊपर चली जाएगी। और इससे पहले कि मीना उस गड्ढे से बाहर निकल पाती, उसे गड्ढे के अंदर किसी के आने की हलचल सुनाई देती है। मीना जल्दी से डेनियल को रस्सी नीचे फेंकने की आवाज देने लगती है, लेकिन तभी मीना को पकड़ने के लिए एक वॉचर का हाथ बढ़ने लगता है। पर मीना धूप में खड़ी थी, इसलिए जब उस वॉचर के हाथ पर सूरज की रोशनी पड़ी तो उसका हाथ जलने लगा। इतने में डेनियल ने नीचे मीना के पास रस्सी फेंकी और मीना तुरंत जल्दी से बाहर निकल आई। मीना पूरी तरह से डर गई थी। ये लोग उस सारे सामान को लेकर अपनी सुरक्षित जगह पर आ गए जहां मैडलिन ने उनसे पूछा कि यह सामान तुम्हें कहां से मिला। ये लोग झूठ बोल देते हैं कि यही सामान उन्हें इस जंगल से मिला। मैडलिन को इस जंगल में रहते हुए बहुत समय हो चुका था। वह जानती थी कि यह सामान उन्हें जंगल से नहीं बल्कि एक गड्ढे से मिला होगा। मीना से पूछती है, बताओ तुमने गड्ढे के अंदर क्या देखा? लेकिन मीना उसे कुछ नहीं बताती। ये लोग बहुत खुश थे कि आज रात ये लोग वॉचर्स को देख पाएंगे क्योंकि मीना को गड्ढे के अंदर एक कैमरा मिला था। डेनियल किसी तरह उपाय करके उस कैमरे को टीवी के साथ जोड़ लेता है ताकि ये लोग भी टीवी पर वॉचर्स को देख पाए। मैडलिन बार बार उन्हें समझाती है कि यह तुम लोग गलत कर रहे हो, लेकिन ये दोनों उसकी एक बात भी नहीं सुनते। आज रात ये लोग वॉचर्स की प्रतीक्षा में बैठे थे ताकि उन्हें वे देख पाए, लेकिन काफी रात होने के बावजूद भी आज कोई वॉचर उन्हें देखने नहीं आया और अब कुछ देर बाद उनके साथ कुछ अजीब सा होने वाला था। ये लोग बातचीत में व्यस्त थे कि तभी उनका दरवाजा खटखटाया जाता है, यानी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। उन्होंने जल्दी से टीवी की तरफ देखा तो वहाँ उन्हें मनुष्य की टांगे दिखाई दे रही थी। बाहर जो कोई भी था वह कियारा के पति की आवाज में बात कर रहा था और वह जल्दी से दरवाजा खोलने को कह रहा था। कियारा को लगा कि अवश्य उसका पति यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ कर आया है। वह जल्दी से उठकर दरवाजा खोलने के लिए जाती है, लेकिन मैडलिन बीच में आकर दरवाजा खोलने नहीं देती। वह कहती है कि मैं जानती हूँ बाहर तुम्हारा पति नहीं है, क्योंकि मैडलिन जानती थी कि रात के अंधेरे में कोई भी मनुष्य इस कमरे तक नहीं पहुँच सकता। लेकिन कियारा को मैडलिन की बातों पर यकीन नहीं होता और वह दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, जिसके बाद मैडलिन कियारा से कहती है कि वह तुम्हें फंसा रहा है। तुम उसकी एक परीक्षा लो, तुम उससे कोई ऐसी बात पूछो जिसके बारे में सिर्फ तुम या तुम्हारा पति जानता हो। कियारा बाहर खड़े हुए प्राणी से एक किताब के बारे में सवाल करती है जिसके बारे में उसे पता होना चाहिए था, लेकिन जब बाहर खड़ा हुआ प्राणी कोई जवाब नहीं देता तो यह समझ जाते हैं कि यह वॉचर ही है। ये लोग जब दरवाजा नहीं खोलते तो वॉचर उनके बाहर लगाए हुए कैमरे को तोड़ देता है और यहाँ हमें एक बात पता चलती है कि वॉचर्स मनुष्य के रूप में भी स्वयं को बदल सकते हैं। उनकी इस हरकत पर वॉचर्स बहुत अधिक गुस्सा हो गए थे। वे बहुत तेजी से शीशे को मारने लगे जिससे शीशे में एक बड़ा दरार भी आ जाता है, लेकिन यहाँ मैडलिन समझदारी दिखाते हुए सबको कतार से शीशे की तरफ खड़ा कर देती है, जिससे वॉचर्स का गुस्सा थोड़ा बहुत शांत हो जाता है और वे वहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ मीना मैडलिन को बताती है कि हमने गड्ढे में से ये सारा सामान चुराया था। ये सुनकर मैडलिन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि तुम लोगों ने दूसरा नियम भी तोड़ दिया। अगली सुबह मैडलिन उस गड्ढे से लाया हुआ सारा सामान उठाकर वापस उसी गड्ढे में फेंक देती है, जिससे उन वॉचर्स का गुस्सा थोड़ा शांत हो जाता है। मगर अब इन लोगों को जंगल में बहुत ही ज्यादा अजीब चीजें दिखाई देना चालू हो गई थी और उसका सबसे अधिक असर डेनियल पर होता है। डेनियल अचानक बात बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लग जाता है। दूसरी तरफ कियारा, जिसे पहले उम्मीद थी कि उसका पति जीवित है और वह यहाँ आकर उसे यहाँ से बचा लेगा, लेकिन अब उसे पता चल चुका था कि उसका पति अब लौट कर नहीं आएगा, जिसकी वजह से वह अंदर ही अंदर पूरी तरह से टूट चुकी थी और वह निर्णय करती है कि वह वॉचर्स के इन गड्ढों में कूदकर अपनी जान दे देगी, क्योंकि अब उसके पास जीने की कोई वजह नहीं रही। वह ऐसा करने ही वाली होती है कि मीना आकर उसे बचा
लेती है। इसी बीच हम देखते हैं कि डेनियल मैडलिन की तरफ अजीब तरह से देख रहा होता है और वह गुस्से में आकर मैडलिन को पेड़ के साथ बांध लेता है। डेनियल ने कहा कि अब मैं इस बुढ़िया के कोई नियम नहीं मानूंगा, अब यहाँ सिर्फ मेरी बात मानी जाएगी। अब रात होने वाली थी, इसलिए डेनियल कमरे की तरफ भागा और कियारा भी उसके पीछे भागी, लेकिन मीना मैडलिन के पास आई और उसकी रस्सियां खोलने लगी। दूसरी तरफ डेनियल ने कियारा को लेकर कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया और मीना और मैडलिन को बाहर वॉचर्स के लिए छोड़ दिया। मीना और मैडलिन डेनियल से दरवाजा खोलने के लिए विनती करते रहे, डेनियल से निवेदन करते हैं कि कृपया दरवाजा खोल दो, लेकिन डेनियल ने दरवाजा नहीं खोला। अब बाहर चारों तरफ अंधेरा छा गया और वॉचर्स के आने का समय हो गया, इसलिए अब विवश होकर उन्हें अपनी जान बचाने के लिए एक घने पेड़ के नीचे रहकर छिपना पड़ा। थोड़ी देर बाद उन्हें वॉचर्स के गुर्राने की आवाजें आने लगी। इस समय मीना और मैडलिन के साथ हमें भी उन वॉचर्स की एक झलक दिखाई जाती है। ये लोग लंबे, पतले और खतरनाक थे। सब अपने अपने गड्ढों से निकलकर मनुष्यों को देखने के लिए उस कमरे तक पहुंचते हैं और जब ये लोग देखते हैं कि मीना और मैडलिन वहां नहीं है, तो वे उनको खाने के लिए जंगल में ढूंढने लग जाते हैं। और जब ये वॉचर्स दूर जाते हैं तो मौके का फायदा उठाते हुए ये दोनों फिर से सुरक्षित कमरे तक आ जाते हैं और डेनियल से रो रो कर दरवाजा खोलने को कहते हैं। इस बार डेनियल के दिल में दया जाग जाती है और वह उनके लिए दरवाजा खोल लेता है। अब अंदर जाने के बाद पहले तो मैडलिन डेनियल पर गुस्सा करती है और फिर इन सबको शीशे के सामने खड़ा करके वॉचर्स के बारे में कुछ बातें बताती है। मैडलिन ने कहा कि अब तक हम बहुत से नियम तोड़ चुके हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस बार वॉचर्स हमें माफ करेंगे। मैं तुम लोगों को वॉचर्स के बारे में कुछ सच्चाई बताना चाहती हूँ। दरअसल मैं जब यहाँ पहली बार आई थी तो मैंने कुछ ऐसा देखा जिससे मेरे होश उड़ गए। मैंने स्वयं का ही एक डुप्लीकेट देखा। असल में वह एक वॉचर था जो मेरा रूप लेने की कोशिश कर रहा था। हालांकि उसकी आंखें और बाल बिल्कुल सही नहीं थे। मीना ने पूछा कि आखिर यह वॉचर क्या चीज है, जिस पर मैडलिन ने जवाब दिया कि ये सारे वॉचर्स परियां हैं जो किसी जमाने में मनुष्यों के साथ मिलकर रहती थी। परियां पंखों वाली एक जादुई जीव थी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ मनुष्यों को परियों की शक्तियों से डर लगने लगा, इसीलिए मनुष्यों ने परियों को खत्म करने का सोचा। मनुष्यों की तादाद ज्यादा थी, इसलिए परियां मनुष्यों का मुकाबला नहीं कर पाई। मनुष्यों ने इन परियों को जंगल में एक बहुत बड़े गड्ढे के अंदर कैद कर लिया और उन्हें श्राप से हमेशा हमेशा के लिए इस गड्ढे में बंद कर दिया। उसके बाद परियां कई सौ सालों तक उस गड्ढे में कैद रहीं, लेकिन फिर वक्त के साथ उन्होंने जमीन के अंदर खुदाई करके निकलने के रास्ते बना लिए। आज वही परियां वॉचर्स के रूप में गड्ढों से निकलकर हमारे सामने आती हैं। हालांकि कई सौ सालों तक जमीन के अंदर रहने की वजह से उन्होंने अपने पंख और जादुई शक्तियां खो दी और साथ ही उन्हें सूरज की रोशनी से तकलीफ होने लगी, लेकिन अब भी उनमें रूप बदलने की शक्ति है। इस पर डेनियल ने मैडलिन से पूछा कि ये वॉचर्स हमसे क्या चाहते हैं और ये हर रात हमें देखते क्यों हैं, जिस पर मैडलिन ने बताया कि ये वॉचर्स एक बार फिर से जंगल से निकलकर मनुष्यों के बीच रहना चाहते हैं, लेकिन अपने असली रूप में ये मनुष्यों के बीच नहीं रह सकते। इसलिए उन्होंने हमें यहाँ रखा हुआ है ताकि हमें देखकर हमारा रूप ले सकें और हमसे आज के दौर के तौर तरीके सीखकर मनुष्यों के बीच रह सकें। मैडलिन ये सब बातें बता रही थी कि अचानक सभी वॉचर्स लौट कर आए और जब वॉचर्स को पता चलता है कि मैडलिन और मीना वापस अपने कमरे में आ गए हैं तो सब गुस्से से भड़क उठे और दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगे। इन चारों ने टेबल को खींचकर दरवाजे के सामने रख दिया ताकि दरवाजे को वॉचर्स तोड़ न सकें, लेकिन वॉचर्स की ताकत काफी अधिक थी और इन चारों को पता चल चुका था कि जल्दी ही वॉचर्स अंदर आ जाएंगे और उन्हें मौत अपनी आंखों के सामने दिखाई दे रही थी। तभी उन्होंने देखा कि टेबल को घसीटकर दरवाजे तक ले जाने की वजह से कालीन पलट गई। जब उन्होंने कालीन हटाई तो उन्हें नीचे एक बड़ा लोहे का गेट नजर आया। उन्होंने जल्दी से गेट खोला तो उन्हें पता लगा कि नीचे एक बहुत बड़ा बंकर है। ये लोग जल्दी से उस बंकर के अंदर घुस गए और ऊपर से लोहे का गेट बंद कर दिया। ये लोग इस बात को लेकर परेशान थे कि ये बंकर यहाँ पर मौजूद था और इन लोगों को पता भी नहीं चला। इस बंकर के नीचे बहुत सुविधाएं थी, हजारों दिन का खाना भी, कंप्यूटर और भी बहुत सारा जरूरत का सामान रखा था। मीना जानना चाहती थी कि आखिर यह जगह किसने बनाई, इसलिए वह उस कंप्यूटर को चालू कर लेती है। उस कंप्यूटर में बहुत सारा डाटा था जिसे खोलने पर उन्हें पता चलता है कि यह सारी जगह प्रोफेसर मार्टिन ने बनाई थी। असल में प्रोफेसर को इन वॉचर्स के बारे में पता था। वह इन वॉचर्स पर अनुसंधान करना चाहता था, इसलिए उसने यह बंकर बनाया था। पैसों का लालच देकर वह दूसरे मनुष्यों को काम के लिए यहाँ लेकर आता था और रात के वक्त मजदूरों को ऊपर कमरे में छोड़कर खुद यहाँ आकर छिप जाता था और वे वॉचर्स फिर उन मनुष्यों को खा जाया करते थे। अगली वीडियो में डॉक्टर मार्टिन बताते हैं कि उनकी अनुसंधान के दौरान उन्हें एक सबसे अलग परी मिली जो रोशनी में भी उन गड्ढों से बाहर आ सकती थी। डॉक्टर बताता है कि उस वॉचर ने एक बच्ची का बिल्कुल सही रूप ले लिया था जिसे कोई पहचान नहीं सकता था। वो बहुत अच्छी थी, उसने डॉक्टर मार्टिन को मारा नहीं। डॉक्टर मार्टिन उसे यहाँ ले आया। तभी प्रोफेसर ने कैमरे को दूसरी तरफ मोड़ा। तब उन्होंने देखा कि प्रोफेसर ने उस छोटी सी बच्ची के रूप में आए वॉचर को पिंजरे में बंदी कर लिया है। पता नहीं डॉक्टर उसके साथ कौन सा प्रयोग करने वाला था। उस कंप्यूटर में बहुत सी वीडियो थी और हर वीडियो
वीडियो में कुछ न कुछ बताया हुआ था। मीना बस यह जानना चाहती थी कि अंत में क्या हुआ, इसलिए वह सबसे आखिरी वीडियो चलाती है जिसमें वह देखती है कि प्रोफेसर स्वयं को और उस परी को मारने वाले हैं। मरने से पहले वह इस जंगल में फंसे हुए लोगों के लिए यहाँ से निकलने का रास्ता बता देता है और कहता है कि शाम में जिस दिशा में परिंदे भागते हैं उस दिशा में भागने से वे लोग इस जंगल से बाहर निकल सकते हैं। उसने इस रिकॉर्डिंग मैसेज में कहा था कि अगर कोई इस जंगल से निकलने में सफल हो गया तो यूनिवर्सिटी में जाकर मेरी सारी रिसर्च नष्ट कर देना। मैंने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। उसके बाद प्रोफेसर ऊपर चले गए और फिर 2 गोलियों की आवाज आई जिससे उन्हें समझ आया कि प्रोफेसर ने पहले उस परी को मारा और फिर स्वयं को गोली मार दी। आज रात ये चारों बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें इस जंगल से जान छुड़ाने का रास्ता मिल गया था। अगली सुबह सभी लोग अब बंकर से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि उनका सुरक्षित घर उन वॉचर्स ने पूरी तरह तहस नहस कर दिया है और आज के दिन उन्हें अवश्य इस जंगल से निकलना होगा वरना ये लोग मारे जाएंगे, क्योंकि रात को अब उनके पास छिपने के लिए कमरा भी नहीं बचा था। ये लोग अब यहाँ जंगल से निकलने के रास्ते में बढ़ने लगते हैं। वे परिंदे जिनके बारे में प्रोफेसर बता रहे थे वे तो शाम को उड़ने वाले थे, लेकिन उन्हें शाम होने से पहले जंगल से बाहर निकलना था। इसलिए मीना अपने पास मौजूद तोते को आजाद कर देती है। जिस दिशा में वह उड़ता है उसी दिशा में ये लोग चलने लग जाते हैं। चलते हुए रास्ते में ही उन्हें एक कब्र मिली। मैडलिन उस कब्र को देखकर बताती है कि एक वक्त था जब ये लोग मनुष्यों के साथ रहते थे, लेकिन मनुष्यों ने उनके साथ बहुत बुरा किया, धोखा किया और उन्हें यहाँ जंगलों में फंसाकर खुद चले गए। कई घंटे यात्रा करने के बाद ये लोग एक नदी के पास पहुंच गए। वहाँ उन्हें प्रोफेसर की एक नाव मिली जिसको देखकर ये लोग बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन उनकी खुशी अब कुछ ही देर की मेहमान थी क्योंकि अब अंधेरा हो चुका था और वॉचर्स के आने का वक्त हो गया था। इससे पहले कि ये लोग डॉक्टर मार्टिन की नाव में बैठकर यहाँ से दूर चले जाते तभी उन्हें पीछे से किसी की आवाज आई। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वह कियारा का पति था जो सहायता के लिए चिल्ला रहा था। वो बहुत ही घायल हालत में था। बाकी सब नाव में बैठ चुके थे, इसलिए डेनियल अकेला उसकी सहायता के लिए गया। डेनियल कियारा के पति को खींचकर नाव की तरफ लाने लगा, लेकिन तभी वे लोग देखते हैं कि डेनियल जिसकी सहायता करने गया वह कोई मनुष्य नहीं बल्कि एक वॉचर है जिसने उनके सामने ही डेनियल का रूप ले लिया। वे लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। अब उस वॉचर ने डेनियल को मार दिया। उन्हें इस बात का पता था कि वॉचर्स इस नदी को पार नहीं कर सकते हैं और आखिर में ये लोग खुद इस नदी को पार करके शहर तक पहुंच जाते हैं और कहानी में वास्तविक मोड़ इसके बाद आया। शहर पहुंचने के बाद ये तीनों अलग अलग रास्तों पर चले गए और कुछ दिनों बाद अब मीना तुरंत डॉक्टर मार्टिन के कहने के मुताबिक उनकी यूनिवर्सिटी में उनका सारा डेटा खत्म करने के लिए आई। इससे पहले कि वह उनका अनुसंधान डेटा डिलीट करती तभी उसे वहाँ एक टेप रिकॉर्डर मिला और उस टेप रिकॉर्डर से मीना को एक नया राज मालूम हुआ। जब हजारों साल पहले मनुष्य और परियां एक साथ रहते थे तो तब उनकी शादी भी हुआ करती थी। मनुष्य और परी के मिलन से जो बच्चे पैदा होते थे उनमें मनुष्य और परी दोनों के गुण होते थे। उन्हें संकर कहा जाता था। उन संकर में एक खासियत थी कि वे रूप बदलने में इतने निपुण होते थे कि वे किसी मरे हुए मनुष्य का रूप भी बदल सकते थे। प्रोफेसर का मानना था कि जब मनुष्यों ने परियों को जंगल के अंदर गड्ढे में कैद कर लिया था तब संकर मनुष्यों के बीच अपना रूप बदलकर चुपके से रहने लगे और वे आज भी किसी न किसी रूप में मनुष्यों के बीच उपस्थित हैं। मीना जब प्रोफेसर के ऑफिस में आई और वहाँ पर जांच करने लगी तो वहाँ उसके हाथ कुछ ऐसी तस्वीरें लगी जिसने उसके होश उड़ा दिए। उसने देखा कि तस्वीर में जो प्रोफेसर के साथ लेडी खड़ी है वह कोई और नहीं बल्कि मैडलिन है और वास्तव में मैडलिन प्रोफेसर की पत्नी है। वह भ्रमित हो जाती है कि मैडलिन ने उसे ये बातें क्यों नहीं बताई। इस भारी भ्रम को साझा करने के लिए वह कियारा के पास आती है और उसे बताती है कि जिस मैडलिन से हम जंगल में मिले थे वह वास्तव में प्रोफेसर मार्टिन की पत्नी है, लेकिन उसने हमें यह सच्चाई इसलिए नहीं बताई क्योंकि वह खुद एक मनुष्य नहीं बल्कि एक रूप बदलने वाली परी थी। मैंने जब रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि काफी साल पहले प्रोफेसर की पत्नी मैडलिन कैंसर की वजह से मर गई थी। ये सुनकर कियारा कहती है कि फिर वह मैडलिन कौन थी जो इतने समय से हमारे साथ थी। इस पर मीना कहती है मुझे सब समझ आ रहा है। दरअसल प्रोफेसर अपनी पत्नी के मरने से बहुत दुखी थे और उसे हर हाल में वापस पाना चाहते थे और जब प्रोफेसर को इन रूप बदलने वाली परियों के बारे में पता चला तो प्रोफेसर ने उस रूप बदलने वाली परी को पिंजरे में कैद किया जो एक बच्ची का पूर्ण रूप लेकर उनके पास आई थी। प्रोफेसर ने अपनी पत्नी की फोटो दिखाते हुए उस परी को अपनी पत्नी मैडलिन जैसा बना दिया। क्योंकि वह परी बाकी सारी परियों से अलग थी, वह दिन में भी बाहर आ सकती थी। मीना ने कहा कि मैंने मैडलिन को यहाँ बुला लिया है, हमें किसी तरह से करके उसे वापस जंगल भेजना होगा। तभी एक कार वहाँ आकर रुकी। जब उस कार से जो प्राणी उतरा उसे देखकर मीना के गले में सांस अटक गई। कियारा यानी कि अब तक जो मीना के साथ थी वह मैडलिन थी। उसने कियारा का रूप ले रखा था। जैसे ही घर के अंदर आई तभी मैडलिन ने कियारा के पति के रूप में बदलकर उसे बेहोश कर दिया। मीना ने मैडलिन से कहा आखिर तुम चाहती क्या हो, जिस पर मैडलिन गुस्से में आकर कहा मैं परियों की सबसे अलग प्राणी हूँ। मेरे सभी साथी बचपन से मुझे चिढ़ाते थे, वो मुझे अपने साथ नहीं रहने देते क्योंकि मैं
मैं सबसे अलग थी। मैं उस जंगल में अकेली पड़ चुकी थी और मैं उस जंगल से निकलकर बाहर लोगों के साथ मिलकर रहना चाहती थी। फिर एक दिन प्रोफेसर उस जंगल में आया। उसने मुझे पिंजरे में कैद कर लिया। उसने मुझसे कहा कि अगर मैं उसकी पत्नी का रूप ले लूं तो वह मुझे जंगल से बाहर ले जाएगा। मैंने उसकी बात मान ली। प्रोफेसर ने मुझे मैडलिन की सारी बातें सिखाई और बाद में उस धोखेबाज प्रोफेसर ने मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले कि वह मुझे मार पाता मैंने उसे ही मार डाला। तुम मनुष्य कभी भी भरोसे के लायक नहीं थे और न ही रहोगे। अब तुम भी मेरी सच्चाई जान चुकी हो, इसलिए तुम्हें भी मरना होगा और तुम्हें मारने के बाद मैं तुम्हारे रूप में मनुष्यों के बीच रहूंगी। ये कहकर मैडलिन ने मीना का रूप ले लिया और उसका गला दबाकर उसे मारने लगी। तब मीना ने मैडलिन से कहा कि क्या प्रोफेसर ने तुमसे यह नहीं कहा कि तुम क्यों दिन में निकल सकती हो? वास्तव में तुम संकर हो, आधी मनुष्य और आधी परी, इसीलिए तुम मनुष्यों और परियों के बीच रह सकती हो। मुझे पता है कि दुनिया में अकेला रहना कैसा होता है, लेकिन तुम अकेली संकर नहीं हो। तुम्हारे जैसे और भी संकर हैं जो किसी न किसी रूप में मनुष्यों के बीच रह रहे हैं। इस सच्चाई का पता चलते ही मैडलिन का शरीर अचानक अपने वास्तविक रूप में आने लगा। देखते ही देखते उसके पंख निकल आए, जिसके बाद वह मीना को यहीं पर छोड़कर यहाँ से उड़ जाती है। इसके बाद कुछ हफ्तों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ मीना अपनी बहन के साथ रहने लगी है। उसने अपनी बहन को बताया कि शायद वह परी अभी भी मेरा पीछा कर रही है। तब मीना की बहन उससे कहती है कि तुम डरो मत, ऐसा कुछ नहीं है। और कहानी के अंत में हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं जो कि उस वक्त मीना के घर के नीचे खड़ी थी। ये कोई और नहीं बल्कि मैडलिन थी, जो अब उनके दुनिया में उस रूप में रह रही है। और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा।